सालों से अगर हमारे दादा परदादा के ज़माने से अगर देखें तो लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझकर लोग करने लगे। पर अभी के समय में एक प्रॉपर बजटिंग करना, प्रॉपर एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, फिर सेविंग करना और वो सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करना, ये जो एक डायरेक्शन है, ये एक पाथ जो है वो क्लियर होना चाहिए। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म थ्रिल और लॉन्ग टर्म रिस्क इन बोथ। ट्रेडिंग करना बुरा नहीं है, बट ट्रेडिंग करना बुरा कब हो सकता है जब आपको वो ट्रेडिंग करके आपको क्या लॉस होने वाला है उसकी जानकारी नहीं है। आजकल सभी सीख रहे हैं पैसों के बारे में, दुनिया बहुत कुछ सीख रहा है पैसों के बारे में, लेकिन इस पॉडकास्ट में हमने कुछ की पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है जो मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं वेल भट्ट सर, जो मनी मंत्रा के फाउंडर हैं। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे सही से इन्वेस्टमेंट किया जाए और लाइफ प्लानिंग किया जाए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। इट्स बीन माई प्लेजर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। होप आप अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। श्योर। तो सर, आप अपनी पर्सनल फाइनेंस जो कंपनी है इसकी शुरुआत कैसे की और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए आलोक, मेरी जो शुरुआत है, यानी मैं अभी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस 18 साल का हो चुका है और मैंने मेरे 2006 मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की। BCom ग्रेजुएशन हुआ मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड से। और बाद में सो बेसिकली मैंने मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने देखी है, मेरे फादर की फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है और वो फाइनेंशियल स्ट्रगल में मुझे महसूस हुआ कि लाइफ में कुछ करना होगा तो ही जो ये स्ट्रगल है वो अच्छे से निकल सकती है। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक सर्टिफिकेशन है, कोर्स है, वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे डिफरेंट कंपनीज में मैंने जॉब भी की है। और 2014 में, यानी 2007 से लेके 2014 तक मैं डिफरेंट वर्टिकल्स में था। बजाज कैपिटल करके कंपनी है, वहाँ पे मैंने काम किया। कार्वी वेल्थ करके कंपनी है, वहाँ पे मैंने काम किया। बेसिकली पर्सनल फाइनेंस डोमेन में ही काम किया। और फिर 2014 में जो मेरी फर्म है जिसका नाम है मनी मंत्रा, वो मैंने फाउंड की। और इंटेंशन यही था कि लोगों के पास फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी, पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानते नहीं थे, बहुत बार बहुत गलतियाँ करते थे। वो गलतियों को कैसे वो सुधार सकते हैं, किस तरह से उनको सही रास्ता मिल सकता है और कौन सही रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि थोड़ा मैंने ये भी देखा मेरे ओवरऑल ये कैरियर में कि बहुत बार मिस सेलिंग हुआ करती थी कि गलत तरीके से प्रोडक्ट्स को देना, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स को उनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करवा देना, तो जो गलत था। तो ओवरऑल अगर देखें तो इम्पोर्टेंस पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन की लगी मुझे, और वही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से कैसे मैं लोगों के पास लेकर जा सकूँ, इसलिए मैंने फिर 2014 में मनी मंत्रा फाउंड किया और अभी उसको ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। वेल ग्रेट सर, बहुत लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं और काफ़ी गलतियां कर सकते हैं, तो सर वो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, पहले तो क्या होता है कि लोग अपना बजटिंग जो होता है, एक बजट बनाना रहता है, एक एक्सपेंस को ट्रैक करना रहता है, वो उसको इग्नोर करते हैं। और साथ में ये होता है कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझ के बैठे हैं। सालों से अगर हमारे दादा परदादा के ज़माने से अगर देखें तो लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। हमेशा बोलते हैं कि मैंने LIC में इन्वेस्ट किया है। अभी बेसिकली LIC है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है और उसका मूलभूत काम ये होना चाहिए कि इंश्योरेंस देना, राइट। बट लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझकर लोग करने लगे हैं। ठीक है, ये मान सकता हूँ मैं कि पहले के सालों में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जानकारी नहीं थी। आज के टाइम में सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ चुकी है, वो टाइम पे उतनी नहीं थी। तो
उन्होंने वो जो प्रोडक्ट दिखा उनको सही लगा वो उन्होंने किया। पर अभी के समय में स्पेशली जो मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन में एक प्रॉपर बजटिंग करना, प्रॉपर एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, फिर सेविंग करना और वो सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करना, ये जो एक डायरेक्शन है, ये एक पाथ जो है वो क्लियर होना चाहिए। और वो अगर सही से क्लियर होता है तो उनके पर्सनल फाइनेंस भी अच्छे हो सकते हैं। तो सर हम आजकल आजकल नहीं, बहुत पहले से सुन रहे हैं, अगर किसी से भी सजेशन लीजिएगा तो वो बोलता है कि आप एफडी में इन्वेस्ट करें, या फिर कोई कोई उसके खिलाफ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या हमें एफडी करना चाहिए? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि गलत है, राइट। पर वो गलत कब हो सकता है, जब जो सामने वाला उसको लेता है तभी उसने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो रिस्क होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से जानने के बाद अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो कोई गलत नहीं है। पर अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे लिए सही क्या हो सकता है, पहले वो देखते हैं। मेरे लिए सही क्या हो सकता है कि मैंने कोई एक फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है जहां पे मेरे पैसे खोने की जो आशंकाएं हैं वो बहुत ही कम है, राइट। क्योंकि मेरा कैपिटल भी मुझे मिलेगा और जो साथ में इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी मुझे मिलेगा। और उसमें भी अगर आप जो टॉप 5 बैंक्स है या टॉप 10 बैंक्स है उसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स करते हो तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखता नहीं है। पर गलत कब हो सकता है, मेरा जो टाइम है निवेश का, मुझे जितने टाइम तक मुझे निवेश करना है वो थोड़ा बड़ा होराइजन का है, लॉन्गर टर्म होराइजन है, राइट। और मेरा जो हम हमेशा वैसे सुनने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगेगा लोगों को, हमारा रिस्क एपेटाइट, यानी मैं कितना रिस्क ले सकता हूं मेरे पैसों से। अगर मेरा रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव है, हाई रिस्क वाला है, तो मैं फिर फिक्स डिपॉजिट्स में क्यों निवेश करता हूं, राइट। और दूसरी चीज, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश कर भी रहा हूं पर उसके सामने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स जो है उसकी भी ध्यान मुझे होनी चाहिए, उसकी भी मालूमात मुझे होनी चाहिए। अगर मुझे सभी चीजों के बारे में पता होने के बाद अगर मैं निवेश करता हूं तो गलत नहीं है। बट कुछ बिना समझे मैं निवेश करता हूं कि मुझे लगता है कि नहीं सबसे सेफ यही है और मुझे मेरा पैसा यही बना के देगा, वो सोचकर करता हूं तो गलत है। टोटली उस पर डिपेंड हो जाना गलत है। एब्सोल्युटली। सो सर हमारे देश में काफ़ी लोग बहुत पैसा बचाते हैं बट स्टिल वो मनी मैनेजमेंट या फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, मैं उसका ये कह सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ लोगों का, राइट। आपने शुरू में मेरे कंपनी के बारे में पूछा, तो मेरी कंपनी जो मनी मंत्रा है, वो मनी मंत्रा क्या करती है, पहले मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसको सेट करता हूँ, राइट, कि एग्जैक्टली उनके कंसर्न्स क्या है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको निवेश करना रहता है, आप सोच रहे हो, आप सेविंग भी कर रहे हो, बट वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, राइट। इन्वेस्टमेंट का मेन इंटेंशन क्या होता है कि भाई मुझे कुछ सालों बाद मुझे इतना पैसा बन के चाहिए, राइट। तो पहले तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ। एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद उनके फाइनेंशियल गोल क्या है, उनको निवेश क्यों करना है, किस लिए करना है, कितने वक्त करना है, ये सारी चीज़ों का मैं आंसर्स ढूंढता हूँ उनको पूछकर कि भाई आप पहले ये सब चीज़ बताओ मुझे, फिर ही हम अच्छी तरीके से आपका गोल प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले मैं रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूं और फिर जो कोई चीज़ उन्होंने कही है पूरा उसका एनालिसिस करने के बाद, समझने के बाद, फिर मैं एक रिकमेंडेशन देता हूं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कि भाई आपको इस तरह से इन्वेस्ट और निवेश करना चाहिए। वाई डू यू थिंक कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं और जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं? सोच के ऊपर है। आप सोचते क्या हो और सोचने के बाद क्या एक्शन लेते हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो गरीब होता है वो सोचता है, राइट, पर एक्शन नहीं ले पाता है, राइट। और जो धनी होता है वो सोचता भी ज़्यादा है
और एक्शन भी उससे ज़्यादा लेता है, राइट। डेफिनेटली उसके पास कैपेसिटी होती है, टाइम होता है और पैसा होता है। गरीब के केस में ये होता है कि वो ऐसा सोचता है कि मैं इतने निवेश से क्या कर ही पाऊंगा, राइट। इतना निवेश मैं अगर बचाता हूं और वो बचाने के बाद भी मेरे पास अगर इतना बचता है तो उसको निवेश करके मैं कितना ही तो मैं आगे जाके मैं उसकी वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। तो जहां पे वो सोच अटकती है, जहां पे लिमिटेशंस आते हैं और माइंड ब्लॉक आते हैं, तभी वो ऐसा सिचुएशन पैदा हो सकता है शायद से, मुझे ऐसा लगता है। और धनी के केस में ऐसा नहीं होता है। धनी बहुत ही प्रोएक्टिव होता है। धनी बहुत बार सोचता है कि उसको पता है कि उसको जो पैसा मिल रहा है या तो जो वो कमा रहा है उसको वो किस तरह से उसको स्पेंड करना है और या तो उसको इन्वेस्ट करना है। ट्रू सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म थ्रिल और लॉन्ग टर्म रिस्क इन बोथ। यस, मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए ट्रेडिंग, देखो कैसा है आलोक की ट्रेडिंग करना बुरा नहीं है, बट ट्रेडिंग करना बुरा कब हो सकता है जब आपको वो ट्रेडिंग करके आपको क्या लॉस होने वाला है उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने भी, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी बहुत बार कहा है कि जो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं ज़्यादातर वो 90% केस में पैसा गवाते हैं। ट्रू। तो जब आपको जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे कंट्री की, हमारे देश की, वही अगर अब जब बोल रहा है वो, तो उसमें हमको क्यों इंटरेस्ट लेना है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग एक लोग शॉर्ट टर्म थ्रिल समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं मेरा मुंह नहीं दिखा सकूंगा मेरे दोस्तों के सामने कि मैंने ये चीज़ नहीं की है। तो ये जो अप्रोच है बहुत ही गलत है। शॉर्ट टर्म थ्रिल होता है, आपको ट्रेडिंग के बारे में ना सोचकर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है। क्योंकि प्रॉब्लम एक ये भी हो चुका है आलोक आज के जनरेशन के लिए कि वो दूर का नहीं ज़्यादा सोच सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और जब आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं शुरू में आपको प्रॉफिट हो सकता है, राइट, बट कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसा भी फटका बैठ सकता है जहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। और हम ऐसा कहते हैं कि ट्रेडिंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है और अनलिमिटेड लॉस भी है। वेल्थ बिल्डिंग एक लॉन्ग जर्नी है। सो सर, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? देखिए वेल्थ बिल्डिंग में प्रॉपर स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ आलोक, तो उसके अंदर मैं 5 स्टेप्स होते हैं जिसको मैं कवर करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ कि आपके पैसों को आप उस तरह से देखिए। क्या है वो 5 स्टेप्स? यस, तो वो 5 स्टेप्स है कि पहला स्टेप आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी है, कंटीजेंसी। अभी कभी भी इमरजेंसी है ना, ऐसा बेल बजा के हमारे घर पे नहीं आती है, राइट, कभी भी आ सकती है वो। तो अगर वो कभी भी आ सकती है, आने वाली है वो तो कंफर्म है, कब आ सकती है वो नहीं पता है। अगर वो आने वाली है तो क्यों ना मैं उसका पहले से ही प्लान करके रखूं कि अगर वो इमरजेंसी आती है तो जो भी मैं शायद से अगर मान के चलो कि मैंने उसके बारे में प्लान नहीं किया है तो क्या हो सकता है। तो मैंने जो भी सेविंग की है या तो जो भी मेरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं वो इमरजेंसी प्लानिंग को अगर वो जो प्लानिंग करनी है मुझे या तो वो जो पैसा मुझे कहीं पे देना है, इमरजेंसी आई है तो खर्च करना है, तो उसके पीछे मैं लगा देता हूँ। तो मेरी इमरजेंसी प्लानिंग नहीं है तो मुझे मेरा जो करंट सेविंग है, करंट मेरी जो वेल्थ है वहाँ पे मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट, जो प्लानिंग नहीं की है। तो पहले तो मुझे इमरजेंसी प्लानिंग करनी है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि कोई भी पर्सन को अपनी 3 से 6 महीने की जो इनकम है उसको एक अलग से रख देना है इमरजेंसी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। या तो उसको आप एफडी में निवेश कर लो या तो डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लो, किस जगह पे तो निवेश कर दो कि भाई जब भी वो इमरजेंसी आती है तो मैं उसको निकाल के वो इमरजेंसी कर लूँ। फिर एक दूसरी बात आती है रिस्क प्लानिंग। अभी रिस्क में हमने बात की शुरू में कि लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ के बैठते हैं। रिस्क प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हर एक इंडिविजुअल्स के पास
एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से मैं वो उसको मिटिगेट कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। और एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जब से वो अर्निंग करना शुरू करे, कोई भी इंडिविजुअल अर्निंग करना शुरू करे या शायद से उनकी फैमिली बन जाए, डिपेंडेंस आ जाए, तब से उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनको फैमिली मेंबर्स को परेशानी ना हो। तो रिस्क प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी देखिए आलोक, ये दो चीज करने के बाद तीसरी चीज आती है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम उसको कहते हैं कि आपको प्रॉपर गोल प्लानिंग करनी है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। आपको शॉर्ट टर्म खर्चे हैं, मीडियम टर्म खर्चे हैं कि लॉन्ग टर्म खर्चे हैं, वो आपको समझना है, देखना है और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में आपको महंगा फोन लेना है, आप ले सकते हैं, पर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के बाद लीजिए। आपको कार खरीदनी है, आप इन्वेस्ट करिए और कार लीजिए, लोन पर कार नहीं लेनी है, राइट। फिर घर खरीदना हो गया, फिर बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात हो गई, उनके शादियों के बारे में बात हो गई, राइट। तो ये सब चीज हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। और सबसे इग्नोरेंट पार्ट कि रिटायरमेंट प्लानिंग को वो बहुत ही इग्नोर करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करते हैं तो गोल प्लानिंग प्रॉपर करनी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको इन्वेस्ट करना है। क्या एक नॉर्मल इंसान को लोन लेना चाहिए? देखिए, लोन जब हमको इमरजेंसी आती है तभी ही हम लोन लेते हैं, राइट। तो लोन हमको डेफिनेटली काम आता है, बुरा नहीं है, बट हम किस वजह से लोन ले रहे हैं ना, वो हमको देखना चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं गुड लोन और बैड लोन। अगर हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं ना तो वो गुड लोन है। क्यों गुड लोन है? क्योंकि घर की प्राइस आगे जाके इंक्रीज होगी, कभी ना कभी इंक्रीज होगी, राइट। तो मेरा लॉस नहीं है, मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एटीसी में, तो इसीलिए होम लोन अच्छा है। पर कार लोन अच्छा नहीं है। कार लोन क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो बैड लोन है। और बैड लोन क्यों है? क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। आज जो भाव में मैं कार खरीदता हूं और अगर उसको मैं 3 साल 5 साल 10 साल के बाद बेचने जाता हूं तो मुझे डेप्रिशिएट होकर वैल्यू मिलती है। तो जो चीज मुझे डेप्रिशिएट होकर मिलती है उसके लिए मैं लोन लूं क्यों? अभी आप मुझे बोलोगे कि नहीं विरल, कोई इमरजेंसी ऐसी होती है कि मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ी जाती है, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया या किसी से उधार मांग लिया। गलत है। इसीलिए तो मैंने कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्लानिंग। ये सब चीज इमरजेंसी हो गई। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हो तो शायद से कोई इमरजेंसी आती है तभी ही लेते हो। अगर आपको किसी को पैसा किसी से मांगते हो, घर पे इमरजेंसी आ गई, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इसके लिए किसी से पैसा मांग लिया तो इसीलिए लोन ले लिया, तो ये सब जो चीज होती है वो बैड लोन में होता है। तो लोन लेना चाहिए, पर कौन सा लोन ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। और एक आप समझिए आलोक कि लोन जो होता है ना, एक बहुत ही खराब साइकिल होता है। उसमें वो एक चक्रव्यूह जैसा है। आप जितना अंदर घुसोगे ना उसमें घुसे ही रह जाओगे, बाहर जल्दी से नहीं निकल पाओगे। इसीलिए भी लोन बुरा चीज है। बट जब आपको पता है कि मैं ये जो लोन ले रहा हूं उसको मैं इतने टाइम में चुका दूंगा, इतने टाइम में मैं निवेश करके उसको खत्म कर दूंगा, फिर अगर उसके पीछे भी अगर कुछ एक प्लानिंग होती है तो कोई लोन बुरी चीज नहीं है। सर आप बात करें थे रिटायरमेंट की, तो अगर कोई आपके पास जाता है रिटायरमेंट प्लान लेकर के, तो वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप उसको बताते हैं? देखिए, पहले तो उसको ये समझाना जरूरी है कि रिटायरमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं आलोक जिसमें देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते ही नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा कोई गोल होना चाहिए वो उनके ध्यान में ही नहीं है। जैसे हमने देखा कि लोग शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचते हैं, उतना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना उन्होंने कभी सीखा नहीं है। तो पहले तो मैं ये कहता हूं कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी भी एक चीज होती है। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या सोचना चाहिए और क्या देखना चाहिए? पहले तो इन्फ्लेशन, राइट, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं आलोक, मैं मुंबई से हूं। मुंबई में जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, 90s की बात करता हूं, 2000 के आसपास का, 2000 में मेरा 10th हुआ, तो 90s और 2000 में मैं जब स्कूल में था और वड़ा पाव खाता था, राइट, मुंबई से हूँ इसलिए वड़ा पाव का एग्जांपल देता हूँ, वड़ा पाव खाता था तो वो तभी 50 पैसा 1 रुपए का वड़ा पाव होता था। और जब आज मैं अच्छा कोई वड़ा पाव खाने जाता हूँ जो अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है,
वो कम से कम वड़ा पाव 20 से 25 रुपए का एक वड़ा पाव आता है। 25 गुना बढ़ गया है 25 साल के अंदर। 2000 में यही वड़ा पाव 1 रुपए में मिलता था और वो आज वड़ा पाव 25 रुपए में मिलता है, राइट। तो 25 गुना पैसा का जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप सेविंग करते हो, जब आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करते हो, या जब कभी गोल्ड प्लानिंग करते हो, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऐसा, मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम, यानी जो सोच रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान के चलो 30 साल का है और 30 साल में आज के दिन में वो साल का 5 लाख खर्चा करता होगा, साल का 5 लाख खर्चा करता होगा, ठीक है, अपने पे अपने फैमिली पे मिला के बेसिक 5 लाख खर्चा साल का। वो साल का 5 लाख खर्चा कम से कम 25 से 30 लाख खर्चा हो जाएगा 60 ईयर्स में, बराबर है। 25 गुना में हमने देखा अभी सिर्फ वड़ा पाव का एग्जांपल लेके, वड़ा पाव तो सबसे कम बेसिक वाला एग्जांपल था, बट जैसे अगर हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ चुके हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा से वो बढ़ते हैं, ठीक है। होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट में खाना, राइट, वो सब फूड आइटम्स, उसके जो खर्चे हैं, इन्फ्लेशन है, बहुत ही स्पीड से भागते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बेसिक भी देखें तो जो हमारा एग्जांपल था कि 5 लाख का अगर जो खर्चा है 30 साल के बाद कम से कम 25 से 30 लाख हो जाएगा साल का, राइट। अगर मैं उसको मंथली में डिवाइड करूं कि भाई आज के दिन में मैं अगर 50,000 खर्चा करता हूं, राइट, वो 50,000 खर्चा मेरे 60वें साल में वो 50,000 का खर्चा कम से कम 3 से 4 लाख महीना हो जाएगा, राइट। तो वो 3-4 लाख महीना खर्चा करने के लिए मुझे कितना कॉर्पस लगेगा, बराबर ना, रिवाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को हर महीने अगर 3-4 लाख का खर्चा करना है मेरे एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर कम से कम मेरे को 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। तो 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस मेरा जमा हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो उसको करना पड़ेगा। कैसे? तो इन्वेस्ट करके करना पड़ेगा। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आपको इन्फ्लेशन के बारे में देखना है, आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में सोचना है। लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो 60-70 साल ही जीऊंगा और मर जाऊंगा, पर क्या अगर मैं 90 साल जी गया, क्या अगर मैं 100 साल जी गया? क्योंकि देखो लाइफ, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां पहले होती थी वो आज क्योर होने लगी है, कैंसर क्योर होने लगा है, राइट। तो मैं 90-100 साल भी जी सकता हूं, राइट, मेडिकल साइंस के वजह से। तो क्या मैं अगर 90 साल 100 साल अगर मैं जी गया तो तब तक जीने के लिए जो मुझे खर्चा होगा, क्या उसका मैंने प्लान किया है कि नहीं किया है? तो इन्फ्लेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मेडिकल कॉस्ट भी इतने बढ़ रहे हैं कि भाई मेरे मेडिकल इंश्योरेंस भी मुझे कम पड़ेंगे जब मैं रिटायर होने वाला रहूंगा। तो ये सब चीज सोचने के बाद मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, एक नॉर्मल इंसान को, लाइक जिसका मंथली एक्सपेंस उसके इनकम से ज़्यादा है, ओके, तो वो रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकता है? देखिए पहले तो बहुत ही टफ है कि रिटायरमेंट, क्योंकि देखो मेरी इनकम ही कम है, मेरे एक्सपेंसेस लाइक सर, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो काफ़ी ऐसे फैमिली हैं जिनकी जो इनकम है अप्रॉक्स 20,000 पर मंथ है, लेकिन उनका जो एक्सपेंस है काफ़ी बढ़ जाता है। सो वो इससे कैसे कर सकते हैं? देखिए उसको हम ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि हैंड टू माउथ सिचुएशन है, राइट। आज कमाया और आज खाया, राइट। तो वो सिचुएशन ऐसे देखने जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट सजेशन इतना ही है कि वो सिचुएशन में मैं मेरी पहले तो इनकम कितनी बढ़ा सकूं, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम मैं अगर खड़ा कर सकता हूं मेरे लिए, राइट। कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके मैं अगर मेरी इनकम को बढ़ा सकता हूं, ओवर टाइम कर कर मैं मेरी इनकम बढ़ा सकता हूं। क्योंकि देखो पहले बचाना तो सीखना पड़ेगा, जब तक मैं बचाना नहीं सीख पाऊंगा तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं सीख पाऊंगा, और इन्वेस्ट नहीं सीख पाऊंगा तो मैं उसको मेरी जो लाइफ है उसको मैं जी नहीं पाऊंगा अच्छे से। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हो सके थोड़ा सा बजट का ट्रैक करो, एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जो अगर मैं नहीं करूं तो चल जाएगा, कुछ समय तक मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा, राइट। तो ऐसे सब चीज़ों का कैलकुलेशन करिए, एक नोट डाउन प्रॉपरली करिए। और अगर मैं 20,000 कमाता हूं और मैं मान के चलो कि महीने का 500 रुपया या 1,000 रुपया भी मैं बचा सकूं, तो वो भी
कुछ 2, 3, 5 सालों में कुछ एक अच्छा सा छोटा सा कॉर्पस मुझे दे सकता है, और फिर वो जो कॉर्पस बनेगा ना, वो मुझे और कॉन्फिडेंस देगा कि मैं मेरे इनकम को और अच्छा करूं, और मैं जो बाकी के लोग जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वैसे भी एक्सपेंसेस कुछ हद तक मैं भी करना सीखूंगा। पर कब? जब मेरा कुछ एक अच्छा कॉर्पस बनेगा, जब कुछ अच्छा मेरी कुछ सेविंग होगी, और वो सेविंग को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके कुछ एक अच्छा सा कॉर्पस। सर आज के जो एडल्ट्स हैं उनको आप सेविंग के लिए कुछ राय देना? देखिए, सही मैं कहूँ ना तो पहले तो पेशेंस, उनको धैर्य रखना सीखना चाहिए। देखिए कैसा है कि रोम भी है ना बिल्ड रातों रात नहीं हुआ था, ये हम कहावत हमेशा सुनते हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ जो है उसको हमको वक्त देना चाहिए। मैं आम का एग्जांपल लेता हूँ, आम के पेड़ का। जब हम उसको बोते हैं और बोने के बाद कुछ 15-20 साल के बाद वो जो बोए हुआ जो पेड़ है उसमें आम आते हैं, राइट। तो वो आम हम आज के दिन में ऐसे ही खा लेते हैं, हमको बहुत ही पसंद है, बट उसके पीछे की 10 साल 15 साल की वो जो झाड़ खड़ा होने की जो टाइम है, वो टाइम यानी वो पेशेंस है कि जो खेडूत होता है, वो खेडूत जब वो आम को निकालता है तब उसको याद आता है कि मेरे पिताजी ने ये 15 साल पहले वो आम का पेड़ लगाया था, जो अभी वो आम के पेड़ में वो आम आना शुरू हो चुका है। तो उसका जो फ्रूट्स है, उसका जो पिताजी ने जो लगाया हुआ पेड़ है, वो उसका बेटा ये करता है। तो पेशेंस भी यही चीज़ है। आपको कुछ अगर हासिल करना है इन्वेस्टमेंट से, आपको 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल देने पड़ेंगे, तो तब आपके जो वो आने वाली जो लाइफ है वो अच्छे से हो सकती है। तो उसके लिए मुझे पहले सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न और लाइफ में भी इन जनरल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखेंगे कोई भी चीज़ों में, राइट, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो लाइफ में जीना हो, या पैसों के बारे में इन्वेस्ट करना हो, पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पेशेंस अगर रहेगा, धैर्य अगर रहेगा, तो डेफिनेटली सब कुछ हासिल हो सकता है। रिटायरमेंट सेविंग कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, रिटायरमेंट सेविंग्स के बारे में ये है कि पहले आपका कैलकुलेशन पक्का करिए कि आपकी स्पेंडिंग कितनी है। इन्फ्लेशन को जोड़िए। इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जो 60 साल से लेकर 80 साल 90 साल तक अगर आपको हर महीने खर्च करनी है तो कितना लगेगा, और वो कितना जो कॉर्पस लगेगा, वो कॉर्पस के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट मैं अगर अभी से ही शुरू कर देता हूँ, जो भी आता है अमाउंट, चाहे शायद से मेरी कैपेसिटी ना भी हो, पर एटलीस्ट मुझे डायरेक्शन मिले कि मुझे जो खर्चा आने वाला है, खर्चा जो होने वाला है, उसका मेरे पास कैलकुलेशन रेडी है, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे इतनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से होगी। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 10, 15, 20, 30 साल है अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, और तो मुझे इक्विटी में निवेश करना चाहिए। इक्विटी के अलावा और कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं देखना चाहिए। ट्रू। सर आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, तो सर आप कस्टमर को कैसे बताते हैं कि ये आपके लिए बेटर है? बेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे आलोक, तो पहले तो कुछ उनकी जो फाइनेंशियल कंसर्न्स होती है वो समझकर मुझे ध्यान में आता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गोल प्लानिंग करिए। गोल प्लानिंग में आप टाइम टेन्योर डिसाइड करिए, और जैसे टाइम टेन्योर हो गया शॉर्ट टर्म, तो मैं बोलता हूँ कि भाई 1 से 3 साल के लिए अगर आपको निवेश करना है तो कौन से प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। फिर अगर आपको 3 से 7 साल जो मीडियम टर्म मैं कहता हूँ उसके लिए निवेश करना है तो कौन सा प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। और 7 से ज़्यादा यानी लॉन्ग टर्म हो गया, तो वो अगर मुझे निवेश करना है तो कौन से प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से अगर मुझे टाइम पता चलता है मेरे क्लाइंट का, मेरे इन्वेस्टर का, तो मैं वो टाइम के हिसाब से, फिर वो गोल के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ। और मेरे यहाँ पे क्लियर है, डिफाइन है कि अगर ये टाइम टेन्योर में अगर करना है तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट देना है, और अगर ये टाइम टेन्योर के लिए करना है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है। पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में आज तक का सबसे बड़ा चेंज क्या है? मुझे लगता है डिजिटल। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो ज़ेरोधा। कैसे? कोविड के पहले ज़ेरोधा का नाम किसी ने नहीं सुना था। ट्रू। राइट। इस तरह भी मैं मेरे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ स्टॉक्स मार्केट में, किसी ने नहीं सोचा था। 2020 में कोविड आया, सभी लोग घर पे थे और ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लेकर आए।
पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेस्ट तरीके से, कि एक आसान तरीके से आप आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप घर बैठे कुछ मिनटों में आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डिजिटल लैंडस्केप काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करना समझे हैं और आगे भी करेंगे। और एक सोशल मीडिया आप आज हम मुलाकात कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा मीडियम है जहाँ पे लोगों के पास एक बात पहुंची, इंफॉर्मेशन पहुंची, एजुकेशन पहुंचा, वो भी एक काफ़ी अच्छी तरीके से पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री को बढ़ने में हासिल हुआ। जो पर्सनल फाइनेंस का सर जो स्कोप है वो नेक्स्ट 5 से 10 साल में कैसा है? देखिए, पर्सनल फाइनेंस में नेक्स्ट टू 5-10 ईयर्स अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। एक रोबो एडवाइजरी और एआई, ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। पर मुझे यहाँ पे सिर्फ यही कहना है कि रोबो एडवाइजरी 100% सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जब हम इन्वेस्टिंग करने की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन हो जाता है और पर्सनल रिलेशन में एक ह्यूमन टच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो सामने वाला है, मान के चलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, राइट, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जब उसके साथ बात करता है उसके फाइनेंसिस की, तब वो इमोशंस को लाता है। उसको पता है कि भाई उसके लिए ये पैसा, उसका जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ वो क्या है, क्या वो स्पेंडर है, क्या वो इन्वेस्टर है, क्या वो ट्रेडर है, राइट, ट्रू, के या वो इन्वेस्टर है, राइट। तो सेवर, स्पेंडर, इन्वेस्टर, ट्रेडर क्या है, वो साइकोलॉजी समझकर फिर वो उसको अच्छी सलाह देता है, करेक्ट सलाह देता है, करेक्ट डायरेक्शन देता है। पर हाँ, एआई का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, डिजिटल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो लैंडस्केप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इन्वेस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग में जुड़ेंगे और डिजिटल तरीके से कैसे प्रोडक्ट्स को लेना, प्रोडक्ट्स को समझना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। आजकल फिनटेक और रोबो एडवाइजरी जैसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, क्या ये आपको लगता है सर कि ये हेल्प करेगी पर्सनल फाइनेंस के लिए? देखिए, प्रॉब्लम क्या है आलोक, की बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगी है, राइट। और मिस इन्फॉर्मेशन, देखिए कब क्या होता है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब मार्केट में आती है, आज भी अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो हम एक एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। अभी ये जो सब इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक बेसिक फंडामेंटल बातें हम कर रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट, किस तरह से कर सकते हैं। पर पर्सनल फाइनेंस इंडिविजुअली बहुत ही डिपेंड करता है। हम ऐसा कहते हैं कि बहुत ही सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो DIY है या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, बिना कोई मीडिएटर, बिना कोई एडवाइज़र के बिना इन्वेस्टिंग करना है, बहुत बार ऐसा होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी आती है, वो मिस इन्फॉर्मेशन कब बन जाती है और मैं कब गलत डिसीजन ले लेता हूँ मेरे पैसों से, राइट, वो चीज़ बहुत ही बढ़ रही है जो गलत है। और अगर ये ट्रेंड जितना ज़्यादा बढ़ता है, देखिए आप आज देखें तो स्कैम्स भी जो हो रहे हैं वो डिजिटल चीज़ों के वजह से ही स्कैम्स बढ़ चुके हैं, राइट। तो ये एक नेगेटिव पार्ट कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रोबो एडवाइजरी है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, वो लोगों को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, किन लोगों को करना चाहिए, जिनको पता है कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, जिन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है ऐसे चीज़ों के लिए टाइम देना। या टाइम नहीं है तो मैं यही कहता हूं कि जो आपकी फील्ड है उसमें आप महारत हासिल करिए और जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए। आने वाले टाइम में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है पर्सनल फाइनेंस की रिगार्डिंग? देखिए, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशंस जो बढ़ रही है ना, उसके वजह से बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी लोगों के फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। तो जितना ज़्यादा हो सके आप
जितना उसको कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी और जितना ज़्यादा हो सके उतना समझने की कोशिश करेंगे, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कर कर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी के जजमेंट के ऊपर, जो शायद से फाइनेंशियल डोमेन में उतना इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली हो गए, उनके कहने के ऊपर आप अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगे ना, तो ये बहुत ही गलत होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर में आपका फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं ना, वो आपको सोचना चाहिए। So what do you think about real estate? रियल एस्टेट देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये आलोक, क्योंकि हमने ऐसे भी साल देखे हैं जहाँ पे रियल एस्टेट ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके दिया है, हुआ है, लोगों के रिटर्न्स बने हैं। रियल एस्टेट में मैं ये कहूँगा कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप जब देखते हो ना, तब आपको, हम शुरू में भी देख रहे थे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, राइट? तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जब आप कोई इन्वेस्टमेंट तरीके से सोचते हो, तो तभी आपको कंपैरिजंस करनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से आपको लिक्विडिटी हो, रिटर्न्स हो, टैक्सेशन हो, इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकता है, कितने टाइम तक रखना चाहिए, वो सब चीज़ का एनालिसिस करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो रियल एस्टेट से भी यही है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। और जिस तरह से रियल एस्टेट का मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, डिमांड और सप्लाई का गैप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्योंकि जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड नहीं होगी, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको दिख सकती है। बट हाँ, कौन से बिल्डर का लेना, कौन से एरिया में लेना, किस तरह का घर लेना, वो सब चीज़ अगर आप प्रॉपर स्टडी करने के बाद अगर गए और फिर लिया ना, तो रियल एस्टेट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर कोई लड़का जो यंग एज है और वो सोशल मीडिया पे सुन रहा है कि ट्रेडिंग से मतलब लाइक ट्रेडिंग का कल्चर, अगर वो प्रॉपर बुक्स पढ़कर या उस पर रिसर्च कर कर अगर उसमें काम करता है या फिर अपना करियर बनाता है, तो क्या वो सक्सेस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, और लोगों ने किया भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट कितने लोग कर सकते हैं इतना, राइट? सबको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट? अपनी टाइम देने की क्षमता कितनी है, अपने पास पैसा कितना है। देखिए, मैं है ना एक एग्जांपल देता हूँ आलोक, मेरे क्लाइंट्स को, कितना रिलेटेबल है मुझे पता नहीं है, बट फिर भी मैं लोगों को देता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि विरल मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं करूँ? मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, आप ऐसे पैसों को इन्वेस्ट करिए कि जो पैसा अगर चला भी जाए, लॉस भी हो जाए, नेगेटिव भी चला जाए, फिर भी आपको चैन की नींद आनी चाहिए। ट्रू, राइट? आपको रोना नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने स्टॉक्स और डायरेक्ट स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपको हमेशा आप बार बार प्राइस देखते रहते हैं कि क्या हुआ, कितना बढ़ा, तो आप वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको चैन की नींद आए, आप रात को आराम से सो सको और आपको वो पैसे को 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उसको आपको एंजॉय करना है या उसको रियलाइजेशन करना है, या तो वो पैसे का रिटर्न्स आपको हासिल करना है। ट्रेडिंग ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको, आपको उसका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें मैं करके उसको हासिल कर सकता हूँ। और देखिए, इन्वेस्टमेंट में है ना आलोक, हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपको इक्विटी में भी करना चाहिए, डेट में भी करना चाहिए, रियल एस्टेट में भी करना चाहिए, गोल्ड में भी करना चाहिए। लाइक किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो वैसे ही ट्रेडिंग का है। अगर आपको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, आप कर सकते हैं, बट प्लान ए ट्रेडिंग हो सकता है, बट साथ में प्लान बी भी रेडी रखिए कि अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई तो मैं ये भी चीज़ करके मेरा गुजारा मैं कर सकता हूँ। अगर सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड रहे तो वहाँ पे फिर डेंजरस है। आप हर्षल मेहता स्कैम को कैसे देखते हैं सर? हर्षद मेहता का स्कैम, देखिए, मैं बहुत छोटा था, ध्यान में नहीं है कि जब वो हुआ किस तरह से हुआ। हालांकि जो सीरीज आई थी
वो सीरीज़ देखने के बाद बहुत कुछ पता चला। हालांकि कुछ महीनों पहले हम उनके भाई को मिले थे, True. राइट, जो अभी भी वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, राइट। उनसे कुछ इंसाइट्स मिली हमको, तो वो इंसाइट्स सुन के हमको लगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट। एक साइड हमने देखी है, वो जो नेगेटिव साइड्स देखी है, बट ऐसी भी कुछ साइड थी जो पॉजिटिव थी, वो भी लोगों को समझना चाहिए और वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपको किसी एक पर्सन को बेस्ट फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट टिप्स देनी होगी तो वो क्या होगी? स्टे इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, यानी आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है। कोई एक मिस्टेक जो आप हमेशा करते देखते हैं और उनको वो अवॉइड करना चाहिए? इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना, ये एक मिस्टेक है जो लोग अभी भी कर रहे हैं, जो गलत है। लाइक इमरजेंसी फंड, तो सर एक इंसान के पास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना सफिशिएंट अमाउंट रहना चाहिए इमरजेंसी? देखिए, उसके दो तरीके हो सकते हैं, उसको मैं रैपिडली तो नहीं बता पाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो आप उसको इनकम, आपके 3 महीने की इनकम या 6 महीने की इनकम अलग से जमा करके रखिए, या तो आपके 3 महीने के या तो 6 महीने के एक्सपेंसेस को अलग से जमा करके रखिए। क्योंकि अगर जो भी दिक्कत आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने तक रहती है, उसके बाद वो उतनी नहीं रहेगी। और अगर उसका आप पहले से ही प्रोविजन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ सेविंग करना चाहिए या फिर डेब्ट भर देना चाहिए? देखिए, अगर मैं डेट लेता हूँ और वो डेट लेने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आती है, मैं हमेशा वो डेट के बारे में सोचता रहता हूँ, तो मुझे डेट चुका देना चाहिए। पर मुझे पता है वो डेट है, वो डेट वो बुरा नहीं है। मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरी इतनी इनकम है कि मैं अगर जो भी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या तो जो भी मुझे ईएमआई आ रहा है, मैं उसको आसानी से पे कर सकता हूँ मेरे इनकम से और मेरे एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उसको डेट को पूरा नहीं करना चाहिए और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी, आप इन तीनों में से किसको प्रेफर करिएगा? शेयर मार्केट। क्यों? शेयर मार्केट में रिटर्न्स है, ज़्यादा देर टाइम तक रहेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। कोई एक बेस्ट बुक जो सभी को पढ़ना चाहिए फाइनेंस के ऊपर? देखिए, वैसे तो बहुत सारी बुकें हैं जो देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। एक ऐसे कोई बेस्ट बुक तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे इंडिया में लोगों को इंडियन ऑथर्स को पढ़ना चाहिए जिन्होंने फाइनेंस के बारे में लिखा है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखा है। ऐसे कुछ नाम्स हैं, गौरव मशरूवाला करके एक बड़े सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, उनकी बुक है, वो सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमित त्रिवेदी करके हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्सें लिखी है। फिर कल्पेश आशर करके हैं जो बॉलीवुड और क्रिकेट को पर्सनल फाइनेंस से कनेक्ट किया है, उनकी बुक देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो ये 3 ऑथर्स की सोचनी चाहिए। कोई ऐसी हैबिट जो एक इंसान की पर्सनल फाइनेंस की जो कंडीशन है वो इंस्टेंटली सुधार सकती है? इन्वेस्टिंग। राइट, ट्रिकी आंसर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और इस एपिसोड से आपके ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।